सभी को नमस्कार दोस्तों। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया, जो उत्तराखंड लेक्चरर प्रवक्ता का पेपर है, इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर आपका क्या है। आपका फर्स्ट और जो सेकंड पेपर है आपका, इसमें हम आपने क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट से आपकी ये व्याख्या सहित जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे 50। और जो इसके व्याख्या सहित की बात करेंगे हम, ये 100 और 120 के आसपास जा सकते हैं। पूरी व्याख्या सहित हम इसके क्वेश्चनों का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। और जो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। अगर आप पहली बार चैनल में तो चैनल को लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 की आज। प्रश्न नंबर आपका 1 है कि राजनीति शास्त्र का अंत आदि और अंत राज्य है, किसके माना था। कि जो राजनीति शास्त्र है उसका जो आदि और अंत राज्य है, किसके माना था। ये माना था उसका गाना। गाना ने कहा कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, ये कह रहा था गाना। अब प्रश्न नंबर हम 2 के बात कर रहे हैं कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। थोड़ा हम जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो आपकी लेंथी और थोड़ा सा लंबी हो सकती है। क्या होता है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं, किसे माना जाता है। जो राजनीति शास्त्र के पिता माना जाते हैं ये कौन से, अरस्तु। आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी जो आप तैयारी अच्छी चल रहे होंगे। कौन है ये, आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है आपके, क्या है जो राजनीति शास्त्र के जो पिता माने जाती है अरस्तु है। तो अरस्तु के बारे में थोड़ा इसमें देखते हैं कि जो अरस्तु है ये राजनीति शास्त्र का जनक है। इसमें क्या होता है, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं की, क्योंकि ये कौन थे, ये पश्चिमी जगत के राजनीतिक विज्ञान अरस्तु से ही आरंभ होता है। अरस्तु से पूर्व क्या होता है, जो अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया, परंतु उसका संपूर्ण ज्ञान क्या था, कल्पना पर आधारित था। किसका, अरस्तु का। प्रश्न नंबर हम 3 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर जो 3 है आपका कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। जो कि आपका नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, कौन सा मुख्य विषय है, ये आपका नागरिकता है। एक क्वेश्चन आपका मैं कुछ बीच में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपका। जैसे क्वेश्चन आपको बात आती है कि जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जो क्या होता है, भूमि होते भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। एक आपका फर्स्ट है हॉल और सेकंड आपका स्पेंसर। आपका कौन सा है, स्पेंसर आता आपका। और जो सी आंसर आ गए, जो आपका सी ऑप्शन होगा मैकाइवर आपका, मैकाइवर। और जो डी बोले तो डुगवी, आपका डुगवी। कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता, कौन सा नहीं मानता। ये मैं आपका अलग से क्वेश्चन करा रहा हूँ क्या बीच में, कि जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता, कौन नहीं मानता, ये डुगवी है। तो डुगवी के बाद में तो थोड़ी बात करेंगे। जो कुछ विद्वान ने क्या कहा था, जो कुछ विद्वान है इन्होंने माना था भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व अंग नहीं माना था। कौन है, ध्यान रखना, जिन्होंने राज्य को आवश्यक तत्व नहीं माना, ये कौन से, डुगवी, सीले, बिलोबी और बिलोन आदि। सीले के क्या क्या जो आंसर कहा जाता, केवल क्या है, यदि केवल सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई ही जनसमूह क्या होता है, यदि क्या होता है, केवल सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जनसमूह इकाई के रूप में क्या होता है, संगठित हो या उसे हम क्या कह सकते हैं, राज्य नहीं कहेंगे। ये किसका माना था, सीले ने। सीले ने कहा था यदि केवल सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जनसमूह इकाई के रूप में संगठित हो तो उसे क्या हम राज्य नहीं कहेंगे। ये कहना था किसका, सीले का। और जो इसमें क्या आएगा आपका, प्रश्न नंबर 4 क्या आ गया, प्रश्न नंबर 4 आएगा। जो 4 वाला आपका कि निम्न से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। जो कौन सा आपका कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन था, इसमें कौन था, इसमें देखना। जो कल्याणकारी राज्य है इसका समर्थक आपका कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि येलो में थोड़ा सा, कि क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने कल्याणकारी राज्य का समर्थन थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहा जाता नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर आवश्यक था, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था के नीति के साथ उन्होंने क्या करा था, समाजवाद को क्या से वहाँ अपनाने का आग्रह किया था। किसने, पंडित जवाहरलाल ने। जहाँ तक वह कल्याणकारी राज्य का साथ निभा सकते, ये कह रहा था किसका, पंडित जवाहरलाल। कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर आपका 5 रहेगा। जो 5 है आपकी, राज्य की उत्पत्ति का सबसे
सही सिद्धांत कौन सा हो सकता है आपका? दैवी सिद्धांत आपका, शक्ति सिद्धांत, या फिर सिद्धांत आपका विकासवादी सिद्धांत, कौन सा होता है? जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो सही सिद्धांत होता है आपका, ये आपका विकासकारी सिद्धांत आपका। कौन सा? विकासकारी सिद्धांत। इसमें हम इसकी व्याख्या देखें तो विकासवादी सिद्धांत से पूर्व मानव समाज में राज्य की उत्पत्ति के बारे में मुख्यतः दैवी सिद्धांत, किसका? दैवी सिद्धांत, जो आपका दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पितृ प्रधान तथा पितृ प्रधान सिद्धांत के सामाजिक और कौन थे? सामाजिक समझौते के सिद्धांत से प्रचलित थे। परंतु राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या के रूप में इनमें से किसी भी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पर कहा जाता सभी लेखकों द्वारा राज्य की उत्पत्ति और विकासवादी सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे जो सही सिद्धांत आपका कौन सा है? आपका ध्यान रखना, विकासकारी सिद्धांत आपका। इसमें प्रश्न नंबर आपका जो प्रश्न नंबर आपका 6 रहेगा कि कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? कौन सा है आपका जो क्या था? एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। कौन सा आपका? ये आपका कौन सा है? बहुलवाद है आपका। कौन सा? बहुलवाद। ये क्या है? जो बहुलवाद है ये एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। तो क्या होता है? जो बहुलवादी के प्रमुख समर्थक थे, आपका ध्यान रखना, जो बहुलवादी है इनके जो समर्थक होते हैं लास्ट की होते हैं कैब्रो और कॉल, लिट्से और वाकर। ये आपके बहुलवादी, ये एक तत्ववादी संप्रभुता विरोधी है। कौन? ये आपके जो विरोधी है आपका एक तत्व संप्रभुत्व का जो विरोधी है आपके, ये आपके लास्की, कैब्र, कोल और लिट्से और वाकर। इसमें क्या होता है? जो बहुलवादियों का मत है कि जो संप्रभुत्व क्या होता है केवल राज्य में नहीं बल्कि कई संस्थाओं में रहती है। समाज में अनेक प्रकार की होती, राजनीतिक होती और धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाएं होती। इसी प्रकार क्या कहते हैं हम? बहुलवाद एक तत्ववादी संप्रभुत्व का विरोधी है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर आपका 7 रहेगा कि निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? जो क्या होते हैं? राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई थी। किससे हुई थी? ध्यान रखना, ये आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत आपका। कौन सा? सामाजिक समझौता सिद्धांत है। इसमें क्या होता है? 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या होता है? 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि राजनीतिक विचार में क्या होते हैं? सामाजिक समझौता का सिद्धांत का अत्यंत पूर्ण माना जाता था। और इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि जो दैवीय न होकर क्या होता है? ये मानवीय संस्था क्या होती है? दैवीय न होकर क्या है? मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण क्या था? प्रकृति अवस्था में रहने वाले मनुष्य मिलकर सबकी हित का साधन का उद्देश्य से किया गया था। प्रश्न नंबर हम 8 की बात करेंगे। 8 है आपका कि निम्न से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता? जो क्या होता है? जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता आपका, ये आपका डुगवी है। कौन से? डुगवी है। ये राज्य को, भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, पर कुछ विद्वान ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व अंग नहीं माना। जैसे ध्यान रखना, जिन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना ये आपके डुगवी है, सीले है, ब्लोबी है, विलन आपके। इन्होंने कौन से? ध्यान रखना, डुगवी, सीले, ब्लोबी और विलन, इन्होंने राज्य को क्या कहा था? आवश्यक तत्व नहीं माना था। अब जिन्होंने सरकार, ध्यान रखना, जो सीले हैं, कौन से? सीले ने कहा था कि यदि केवल सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई भी जनसमूह इकाई के रूप में संगठित हो तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। ये माना था किसका? सीले का। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर आपका 9 है आपका लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? किसमें होती है? जो लोकप्रिय संप्रभुता होते हैं ये किसमें निहित होती है? ये वो आपकी जनता में निहित होती है। किसमें होती है? जनता में निहित होती है। इसका जो 9 आंसर आपका, 9 का 3 वाला आंसर 3। लोकप्रिय संप्रभुता होती है वो किस में निहित होती है? वो जनता में निहित होती है। अब बात करें प्रश्न नंबर आपका 10 रहेगा कि राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। क्या होता है? राज्य कहे जाने के लिए आवश्यक तत्व है। कौन से हैं?
ध्यान रखना, ये आपका सर्वोच्च सत्ता है। कौन सी? सर्वोच्च सत्ता है आपकी। राज्य कहे जाने के लिए जो अति आवश्यक तत्व है आपका, ये कौन से? सर्वोच्च सत्ता है। इसमें हम तो देखें तो जो राज्य कहे जाने के लिए आवश्यक, जो अति आवश्यक जो तत्व होते हैं, सर्वोच्च सत्ता होती है। इन तत्वों में ध्यान रखना, जो राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं ये कौन कौन से आपके? एक आपका जनसंख्या का, आपका कौन? आपके जनसंख्या आपका, और आपका भूभाग, सेकंड आपका कौन सा है? भूभाग हो गया। और तीसरा आपका सरकार, कौन सी? सरकार हो गया आपकी। और जो चौथा है आपका संप्रभुता, ध्यान रखना, संप्रभुता। ये आपके क्या है? राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर आप 11 की, कि उदारवाद किसका हित चाहता है? जो उदारवाद होता है वो किसका हित चाहता है? जो उदारवाद होता है वो चाहता है किसका हित? धनवानों का। किसका? धनवानों का हित चाहता है। तो हम बात करेंगे, जो उदारवाद है धनवानों को हित चाहता है, यह मानव को उत्पादन, ध्यान रखना इसका, उत्पादन, विनिमय, वितरण या व्यापार व्यवसाय करने का है। जो क्या होता है? संपत्ति रखने का तथा क्रिया को पूरी तथा स्वतंत्रता देता है, जिससे क्या होता है? पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, क्या होता है? उदारवाद किसका हित चाहता है? धनवानों का। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर आपका 12, कि जो फांसीवाद विश्वास करता है, जो फांसीवाद होता है वो किस में विश्वास करता है? ध्यान रखना, ये राज्य दल से श्रेष्ठ है। ये इसमें विश्वास कर, जो फांसीवाद विश्वास करता है किसे? राज्य दल से श्रेष्ठ है। इसमें क्या होता है? फांसीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल का श्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य का जो शासक होता है दल के हाथों में सर्वशक्ति संस्था हो, तो उसके प्रति क्या होता है? किसी प्रकार की विरोधी या संभावना नहीं रहती है। ये कहना था कि इसका फांसीवाद होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर आपको 13 गए, कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? जो भाषण की स्वतंत्रता होती है किसके लिए आवश्यक माना जाता है? वो है लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के। जो क्या होते हैं? भाषण की जो स्वतंत्रता होती है किस शासन के लिए आवश्यक तत्व है? ध्यान रखना आप, लोकतंत्र के। अब बात करें हम लोकतंत्र की, तो इसमें क्या होता है? जो अधिनायक तंत्र होता है, इसमें क्या होता है? यहाँ जो अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती, कौन? कहाँ? लोग, जो आपके क्या है? भाषण की जो स्वतंत्र शासन की जो आवश्यकता होते हैं, ध्यान रखना, ये आपका अधिनायक लोकतंत्र है आपका, जिसमें क्या होता है? लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता होती है, जो क्या होता है? अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती? अधिनायक तंत्र में नहीं पाई जाती। जैसे हम बात करते हैं जनता की सर्वोच्च सत्ता है। क्या होते हैं? जनता की सर्वोच्च सत्ता है। जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार क्या होते? उत्तरदायी सरकार के निष्पक्ष क्या होते? न्यायपालिका तथा विधि का शासन, भाषण की स्वतंत्रता आदि पे नीति होती है। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर आपका 14 रहेगा, कि सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? जो आपका 14 वाला, जो सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? ये ध्यान रखना आपने, ये किसने किया था? रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? रूसो ने। तो इसमें हम देखें तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसने, जैसे हम बात करते तो इच्छा की जो पृष्ठभूमि होती है यथार्थ इच्छा होती है। क्या होती है? यथार्थ इच्छा होती है। और क्या होता है? आदर्श इच्छा में क्या होता है? अंतर किया जाता है। जो सामान्य इच्छा होती है वो व्यक्ति की समाज और विरोधी इच्छा है। क्या है? समाज और विरोधी इच्छा है। जबकि क्या होता है? आदर्श जो आदर्श होता है उसकी जो इच्छा होती है वो जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर आपका 15। तो प्रश्न नंबर आपका 15 रहेगा, कि जो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे आपके? जो कार्य विशेषीकरण का जो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये आपको ध्यान रखना। ये इसके जो प्रतिपादक थे आपके, ये आपके प्लेटो है। कौन से? प्लेटो है। तो इसमें हम व्याख्या देखते हैं इसको, जो प्लेटो की। तो प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? प्लेटो ने। और जो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक में क्या होता है? जो रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है उसमें उसने न्याय विश्लेषण की क्रिया में कई कार्य विशेषीकरण किया था। किसने? प्लेटो ने। और व्यक्ति को अपना कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए था, ये कहना था प्लेटो को, ताकि उसमें दक्षता प्राप्त हो जाए, ये कहना था प्लेटो को। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर आपका 16 रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तैयारी तो आप भी देख सकते हैं कंपटीशन कैसा है। चलो
तो इसमें क्या है कि जो 16 नंबर आपका लेवियाथन, ये आपको पता ही कि जो लेवियाथन है हजारों बार आपने पढ़ लिया होगा। जो लेवियाथन के लेखक कौन है? ये हॉब्स है। कौन है? हॉब्स। हॉब्स के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, तो हॉब्स की थोड़ा सा हिस्ट्री तो बात करते हैं। जो लेवियाथन किसकी है? ये हॉब्स की पुस्तक है। हॉब्स का समय इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना का चक्रकाल कहा जाता है। और क्या होता है 1649 में 1649 में क्या होता है, राजतंत्र की जगह वो क्या करता है, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? ध्यान रखना, कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। क्या होता है कि 11 वर्ष के बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई थी वहाँ पे। हॉब्स ने अपनी पुस्तक में लेवियाथन में, ध्यान रखना जो हॉब्स है इसने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्तिशाली सरकार की चर्चा की थी। किसने? हॉब्स ने। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्तिशाली सरकार की चर्चा की थी। कहाँ की थी? इंग्लैंड की। प्रश्न नंबर आपके हम 17 बात करेंगे अब जी। राजनीतिक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न से कौन सा है? कौन सा हो सकता है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न से कौन सा हो सकता है आपका? ये आपका कौन सा हो सकता है? गणतंत्रीय संघीय संसदीय। कौन सा? गणतंत्रीय संघीय संसदीय आपका 3 वाला आपका आंसर, गणतंत्रीय संघीय संसदीय आपका। इसमें क्या होता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप जो होता है वो गणतंत्रीय संघीय और क्या है, संसदीय है। जिसमें क्या होता है, भारत में राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है। जो भारत में राज्याध्यक्ष होता है वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। और केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है जो क्या होते हैं, संघीय प्रणाली का लक्षण है। प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 18 की बात करें, निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य से संबंधों से है? ऑप्शन आपका राज्य मंत्री समिति रिपोर्ट आपका, आप करोड़पड़ा प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट आपकी, और पॉल एपलोवी रिपोर्ट आपकी, सरकारी आयोग की रिपोर्ट आपकी। किस में हो सकती है? जो क्या होते हैं, जो केंद्र राज्य संबंधों से क्या होते हैं, किस समिति का जो रिपोर्ट संबंधी केंद्र राज्य से संबंध से है, किससे हो सकते हैं आपकी? ये आपकी कौन सी? सरकारी आयोग की रिपोर्ट से। किसकी? सरकारी आयोग से रिपोर्ट से आपकी। इसमें अब बात करेंगे हम, प्रश्न नंबर आपको 19 रहेगा। 19 में आपका भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? जो क्या होता है, भारत में संविधान का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? ये आपका आंसर रहेगा आपका मंत्रिमंडल मिशन। ये आंसर आपका फर्स्ट वाला, मंत्रिमंडल मिशन आपका। भारत में क्या होता है, भारत में संविधान सभा का निर्माण मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर हम 20 करें बात, तो निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। जो क्या होता है 20 वाला आपका, कि निम्न से मौलिक अधिकारों में से किसी आपातकाल में भी निर्बंधित नहीं किया जा सकता। ये आपका कौन सा है? जीवन। ध्यान रखना कौन सा आपका, ये दो आंसर आपका, जीवन का अधिकार आपका। यहाँ पे कौन सा, जो आपातकाल में क्या होता है, निर्बंध नहीं किया जा सकता। कौन सा अधिकार आपका? जीवन का अधिकार। इसमें क्या देखते हैं हम, इसका व्याख्या देखें तो क्या होता है, भारतीय संविधान में क्या होता है 1978 में कितना क्या होता, 1978 में 1978 में क्या होता है, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 359 कि कौन सा अनुच्छेद 359A फर्स्ट के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों का जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता को आपातकाल में निर्मित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब बात करें हम प्रश्न नंबर आपके 21 की बात करें कि राज्य के नीति जैसे तत्वों के विषय में क्या सत्य है। इसमें कौन सा सत्य हो सकता है? ये आपका न्याय योग्य नहीं है। कौन सा? न्याय योग्य नहीं है आपका। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर है कि न्याय योग्य नहीं है। तो भारतीय संविधान क्या होते हैं, नीति जैसे तत्व न्याय योग्य नहीं है।
इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन क्या है, इसका पालन राज्य अपनी नीति निर्धारण के समय क्या होता है, जरूरी करता है। बात करेंगे हम, प्रश्न नंबर आपके 22 रहेगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन का कौन संबोधित करता है। ये आपको ध्यान है, जो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो संबोधित करते हैं वो आपका कौन से, लोकसभा का अध्यक्ष है। कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष है। इसमें क्या होता है, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जबकि संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 108, कौन सा, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की आह्वान राष्ट्रपति करता है। ध्यान का, अनुच्छेद जो राष्ट्रपति आहूत करता है, कौन से अनुच्छेद में करता है, ये आपके 108 के तहत करता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की आह्वान कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वो संयुक्त जो संसद है इसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अनुच्छेद 108 में क्या होता है, संयुक्त बैठक का जो आह्वान करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर आपका 23 रहेगा, 23 वाला, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था गाइस। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। ये आपका कौन से, मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई है आपके, कौन है, मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के। भारत में प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपकी मोरारजी देसाई है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखें तो क्या होता है, प्रथम गैर कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिनका कार्यकाल, ध्यान रखना, 24 मार्च 24 मार्च, ध्यान रखना, 24 मार्च 1978 से 18 जुलाई 1979 तक था। कितना, 24 मार्च 1977 से 18 जुलाई 1979 तक था, मोरारजी के बाद क्या होता है, चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते। कौन बनता है, मोरारजी देसाई के बाद जो क्या होता है, मोरारजी देसाई के बाद कौन बनता है, चरण सिंह प्रधान बने थे, जिनका जो कार्यकाल मात्र क्या होता है, 6 माह का था। कितना, 6 महीने का था। इसी क्रम में चरण सिंह के बाद पीवी सिंह फिर से चंद्रशेखर बने थे प्रधानमंत्री। ठीक है, अब बात करेंगे हम 24 की। तो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है गाइस। जो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है कौन, राष्ट्रपति। इसमें व्याख्या देखें तो क्या होता है, जो संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत कौन करता है, अनुच्छेद 316 के तहत 16 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति करता है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर आपका 25 रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन आपकी, क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की एक साल में कम से कम कितनी बार होती है, 2 बार बैठक होती है। कितनी बार, 2 बार। इसमें क्या होता है, संसद की बैठक एक साल में 3 बार होती है। क्या होती है, जो संसद की बैठक साल में क्या होती है, 3 बार होती है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार एक सत्र की अंतिम जो क्या होते हैं, अंतिम बैठक और आगामी सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच क्या होते हैं, 6 माह का अंतर नहीं होगा, अर्थात कम से कम लोकसभा की बैठक 2 बार होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज में चल रहे होंगे कि जो सामान्यतः क्या होता है, संसद की बैठक एक साल में 3 बार होती है। लेकिन अनुच्छेद, ध्यान रखना, जो आर्टिकल आपका 85 में क्या होता है, अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक, जो अंतिम बैठक आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, कम से कम लोकसभा की बैठक 2 बार होनी चाहिए। चलो प्रश्न नंबर हम 26 की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। कौन सा अनुच्छेद आपका, इस आपका ये आपका 78 का में है। किसमें, 78 का में। जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्या होता है, राष्ट्रपति को सरकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, अनुच्छेद 78 का में है। ये आपका 78 का। तो क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 का में यह प्रावधान है कि
प्रधानमंत्री यह परम कर्तव्य होगा कि संघ की जो प्रशासनिक एवं क्या हो जाए वैधानिक कार्रवाई के बारे में जो जानकारी होगी वो राष्ट्रपति मांगे उसे प्रधानमंत्री दे। ठीक है। अब बात करेंगे हम 27 वाली कि राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन कराता है गाइस। जो क्या होता है राज्य विधानसभा होती है उसका चुनाव कौन कराता है। मुख्यमंत्री कराता है, मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है, गवर्नर कराता है, मुख्य सचिव कराता है। कौन कराता है गाइस। ये कराता कौन कराता है, ये जिला न्यायाधीश कराता है। कौन कराता है, कौन कराता है, जो क्या होता है राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। कौन कराता है, ध्यान रखना आपका, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जो राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन कराता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कराता है। तो इसमें क्या होता है, हम अनुच्छेद के क्या होता है, अनुच्छेद 324 में क्या होता है, अधीन संसद की और जो प्रत्येक राज्य के क्या होते हैं विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए क्या होता है निर्वाचन नामावली तैयार करने का जो, और उनके क्या होता है उन सभी निर्वाचनों के संचालन को अधीक्षण या निर्देशन और जो क्या होता है नियंत्रण एक आयोग में नियुक्त होगी। जिसमें क्या होता है संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया किसका, अनुच्छेद 324 में। 28 में है कि किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करता है। जो क्या होता है जिले की पुलिस बल जो होती है शांति और व्यवस्था कायम करता है। किसकी देखरेख में होती है, जिला न्यायाधीश के देखरेख में तो होती है। और क्या होता है जो जिले में पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करता है क्योंकि कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला न्यायाधीश ही उत्तरदायी होता है। अब पंचायती राज से कुछ संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके क्या होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। किसने दिया था, जो क्या होता है भारत में क्या पंचायती राज व्यवस्था है वो द्विस्तरीय बनाने का जो सुझाव दिया था, ये दिया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। किसके, अशोक मेहता समिति के द्वारा। इसमें क्या होता है जो बलवंत राय मेहता है इनके द्वारा दी गई सिफारिश में आई कमियों को दूर करने के लिए क्या होता है अशोक मेहता समिति के अध्यक्ष में पंचायती राज का गठन किया गया था 1977 में। और 1978 में क्या होता है समिति ने जो केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और पंचायत 2 स्तरों में गठित हो, जिसके अंतर्गत क्या होता है जिला स्तर पर और जिला परिषद व ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत हो। ठीक है, ध्यान रखना भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तर बनाने का सुझाव दिया था किसने, अशोक मेहता समिति के द्वारा। बात करें 30 की कि दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो दबाव समूह होता है लोक प्रशासन से आपका क्या होता है दबाव समूह, राजनीतिक दल दबाव समूह से संबंधित है आपका क्वेश्चन कि दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो जो दबाव समूह है इनका जो मुख्य जो उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हित को विकसित करना होता है। क्या होता है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। 30 क्या होता है दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने सदस्यों को हितों को विकसित करना, कि दबाव समूह अपने सदस्यों को हितों के लिए क्या होते हैं सरकार पर दबाव डालते हैं और तथा संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी करते हैं ये लोग। कौन, दबाव समूह के लोग। अब बात करें हम 31 की कि निम्नलिखित में से कौन सा दल जो दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायी तत्व के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन से हो सकते जो क्या होते हैं दलीय पद्धति क्या होता है लोकतंत्र के लिए स्थायी तत्व के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी है, ये द्विदलीय प्रणाली आपकी। कौन सा का, द्विदलीय। हम इसकी बात देखें तो द्विदलीय तो लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का जो सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। क्या होता है जो लोकतंत्र है इसको जो आधुनिक काल में क्या होता है शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। और लोकतंत्र के स्थायी तत्व के लिए क्या होता है सबसे उपयुक्त जो दल होता है वो होता है आपका द्विदलीय व्यवस्था। अब बात करेंगे तो बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, जो बहुदलीय व्यवस्था होते हैं उसमें क्या होता है निर्णय अपेक्षाकृत सहयोगी दलों के दबाव पर, जो दल क्या होते हैं सहयोगी दलों के दबाव पर निर्णय करने का लगता है। जबकि जो द्विदलीय व्यवस्था होती है उसका सबसे उपयुक्त उदाहरण हम किसे मान सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका
जिसे बोलते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी वहाँ की। ठीक है, अब हम 32 की बात करें, प्रश्न नंबर 32 में, 32 वाले प्रश्न नंबर में बात करें कि निम्न में से किसे दबाव समूह माना जाता है। गाइस, किसे दबाव समूह माना जाता है, किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को, या भारत सेवा समाज को, किससे माना जाता है? ये होते हैं जो दबाव समूह का माना जाता है। किसी दबाव समूह माना जाता है तो ये आपका कौन से? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस। ये फर्स्ट वाला आंसर आपका क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। तो क्या होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस का दबाव समूह है, इसमें हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय सेवा में क्या होता है? सेवा संघ का भारतीय सेवा समाज में क्या होता है? सामाजिक संगठन की बात करते थे। इसमें क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। इसमें क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी संगठन होता है। किसमें? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस का दबाव समूह है, जिसमें क्या होते हैं? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भारत सेवा समाज क्या होते हैं? सामाजिक संगठन, जिसमें क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सहयोगी संगठन है आपका। इसका ऑप्शन आपका जो 32 वाला आपका कौन सा है? फर्स्ट वाला है। प्रश्न नंबर हम 33 में बात करेंगे। 33 आपका कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापक का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? क्या होते? सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता है। ये स्टेटमेंट कौन देते हैं? पंडित जवाहरलाल देते थे। कौन देते? पंडित जवाहरलाल नेहरू देते थे। अब प्रश्न नंबर आपका 34 है कि स्वनिर्णय का सिद्धांत द्विधारी तलवार है। किसका स्टेटमेंट है कि स्वनिर्णय का सिद्धांत द्विधारी तलवार है? किसने कहा था? ये कहा था वुड्रो विल्सन ने। किसने? वुड्रो विल्सन ने कहा था। प्रश्न नंबर 35 में रहेगा कि राष्ट्रीय सभ्यता के लिए एक खतरा है। क्या जो राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है? किसने कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था जो राष्ट्रीय सभ्यता के लिए जो एक खतरा है, राष्ट्रीय सभ्यता के लिए एक खतरा है। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अब क्या होते हैं जो टैगोर है, इनके अनुसार कहा जाता है यूरोपीय राज्य संगठन की भावना से उन्होंने प्रेरित रहते, और उन्होंने कहा था जिसने व्यक्ति और समाज की सृजनात्मक क्षमता को धूल में मिला दिया। ये कहना था किसका? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी आधार पर टैगोर ने राष्ट्रवाद का खंडन किया। किसने? टैगोर ने। उन्होंने मानवतावाद की भावना पर आधारित अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया था। किसने? टैगोर ने। राष्ट्रीयता को सभ्यता के लिए खतरा माना था। किसने? ध्यान रखना, राष्ट्रीय सभ्यता के लिए खतरा माना था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 36 की बात करेंगे हम। 36 की मुख्य लेखा अधिकारी इसमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? जो मुख्य लेखा अधिकारी होते हैं उसकी आय व्यय की जांच नहीं करते। किसकी जांच नहीं करते? वो आपका नगर निगम की जांच। जो मुख्य लेखा अधिकारी होते हैं वो आय व्यय की जांच नहीं करेगा। किसकी? नगर निगम की। अब क्या होता है जो मुख्य न्यायाधिकारी नगर और निगम की जो आय व्यय की जांच नहीं करता, वो मुख्य लेखा अधिकारी राज्य एवं केंद्र, ध्यान रखना, राज्य एवं केंद्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के आय व्यय की जांच ऑडिट करता है। क्या करेगा? ऑडिट करता है। 37 में आएंगे। 37 में कि इनमें से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? जो इसमें एक जो नौकरशाही की एक इसमें विशेषता नहीं है। आपके स्थायित्व तो होते हैं, आपकी तटस्थता, आपकी अक्षमता, आपकी गोपनीयता। जो नौकरशाही की विशेषता नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती? आपकी ये आपकी अक्षमता है। आपकी अक्षमता आपकी 3। फर्स्ट का आपका कौन सा? 37 अक्षमता आपकी 3 वाला। इसमें क्या होता है जो प्रश्न, इसमें जो अक्षमता है, इसमें क्या होता है नौकरशाही की विशेषता नहीं है। जो क्या होता है अक्षमता होती है, इसमें नौकरशाही की विशेषता नहीं होती है। जो नौकरशाही की विशेषता होती है वो क्या होते हैं? स्थायी तत्व और तटस्थता तथा गोपनीयता होती है। क्या होता है?
तटस्थता, स्थायित्व और तटस्थता, गोपनीयता होती है। 38 की बात करेंगे हम। 38 में आपका कि निम्न कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। देखो राजस्थान भारत में है, इसमें क्या होता है? राजस्थान, क्या राजस्थान एक राज्य हो सकता है? अगर आपने अच्छी सी तैयारी करी है तो क्या होता है, जो 38 में आपका निम्न में से इसमें कौन राज्य नहीं हो सकता? 38 में आपका राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। देखो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरी डिटेल से आपको क्या करनी, तैयारी पढ़नी पड़ेगी, इसलिए आपका राजस्थान को एक राज्य नहीं हो सकता है। कौन? राजस्थान। अब बात करेंगे हम तो क्यों नहीं हो सकता है, तो क्या होता है, मानव समाज के किसी समुदाय को, ध्यान रखना, मानव समाज के किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए उसमें क्या होने, 4 तत्व का होना आवश्यक है। किसमें? मानव समाज के किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए क्या होना, उसमें क्या होना चाहिए, 4 तत्व होना आवश्यक है। अब 4 तत्व कौन से हैं, ध्यान रखना, मैंने इससे पहले आपका डिस्कशन किया था, शुरू में किया था होगा कि उसके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके उसके पास होनी चाहिए जनसंख्या, उस राज्य के पास क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। सेकंड आपका निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए। और सेकंड थर्ड आपका उसके पास क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। और उसके पास क्या होनी चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए। तब वो आई हुआ क्या होता है, एक राज्य कहला सकता है। देखो जिसमें क्या होता है, मानव समाज के किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, 4 तत्वों का होना आवश्यक तथ्य है। सबसे पहले आपका जनसंख्या, निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसके बाद संप्रभुता होनी चाहिए और सरकार, तभी जाके वो राज्य कहला सकता है। राजनीति शास्त्र में क्या होता है कि राज्य का अर्थ संघ राज्य से होता है। किसका होता है, संघ राज्य से होता है। भारत में संघ राज्य क्या है, भारत एक संघ राज्य है। राजस्थान उसके अंतर्गत क्या होता है, निहित है। वो क्या है, संप्रभुता भारत में निहित होती है। क्या होती है, जो संप्रभुता होती है किसमें, भारत में, ना कि राजस्थान में। अब बात करेंगे हम 39 में। 39 रहेगा आपका, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ये सभी गुरुजन लोग आप अच्छे से तैयारी करें, तो ये अच्छे से तैयारी होगी आपकी। ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपको ये सभी को पता है, ये हेंग में है। कहाँ पे, हेंग में। क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती 3 अप्रैल 1946 में। कब होती, 3 अप्रैल 1946 में क्या होती, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती। क्या होती, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना होती 3 अप्रैल 1946 में होती। वो कहाँ होती, हेंग में होती। वो कहाँ हुआ है आपका, ये आपके हॉलैंड में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना हो सकता है, क्वेश्चन किसी भी घुमा फिरा के आ सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। क्या होता है, 9 वर्ष की अवधि के लिए होता है। परंतु क्या होते हैं, अपनी कार्य अवधि की समाप्ति के बाद पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। किनको, जो अभी 9 वर्ष के लिए जो चुनी जाए। ये क्या होते हैं, अपनी कार्य अवधि की समाप्ति के बाद ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। न्यायालय के गण पूर्ति के 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें आता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें जो 5 सदस्य जो सबसे शक्तिशाली देश है, इनका नाम बताएंगे आप। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके जो सबसे शक्तिशाली जो देश है आपके, एक आपका ABCFR आपका, ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे शक्तिशाली देश है। अब आप बता रहे हैं कि ABCFR ये कौन है। एक ध्यान रखना, ये आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है। ये आपके शक्तिशाली देश हैं, जिसमें ये मोहर लगाने, आप अगर अच्छे से तैयारी करें, इसमें हम डिस्कस करें जानते क्या है। ध्यान रखना, ये कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। चलो अब बात करेंगे, प्रश्न नंबर आपका 40 रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का
स्थापना कब हुई थी, ये बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन आ गया आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखो, इसकी स्थापना होती कब होती है, 1945 में। हम थोड़े इसमें बात करेंगे कब होती है इसकी स्थापना, 1945 में क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। अब कब होती है, ध्यान रखना, 25 अप्रैल 1945 क्या होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है कब होती है, 25 अप्रैल 1945 क्या होती है, अमेरिका किसके सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र संघ है राष्ट्र सम्मेलन में आयोजित किया था। इसमें सम्मेलन में क्या होते हैं, 50 राष्ट्रों के क्या होते हैं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने देशों ने, 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। जो 5 स्थायी राष्ट्रों के प्रतिनिधि द्वारा तैयार प्रारूप के आधार पर क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार रूप में तैयार किया गया था। अब क्या होता है कि 29 अक्टूबर क्या होता है, 29, ध्यान रखना कि 29 अक्टूबर को 1945 को सभी सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति के बाद चार्टर में सभी प्रभावी हो गए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती, ध्यान रखना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती 24 अप्रैल 1945 को हुई थी संयुक्त स्थापना। अब बात करें 41 में, तो क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महामंत्री होता है, इनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसमें क्या होता है, जो सचिवालय होता है, क्या होता है, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। कौन, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। और सचिवालय में क्या होते हैं, महासचिव तथा अन्य कन्या जो कर्मचारी होते हैं, और महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना, मैंने बता दिया आपका, 5 साल होता है। अब बात करें हम 42 वाला, कि ये आपके क्वेश्चन है अच्छे से क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन में है क्वेश्चन आपका, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है स्थापना किसने की थी, अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना आपको पता है कि कौन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस करते हैं इसकी स्थापना। इसमें क्या होता है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं, क्या होता है 3 मई, क्या होता है 3 मई 1939, क्या होता है 3 मई 1939 को क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और अगस्त क्या होता है, अगस्त 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया था। किसको, सुभाष चंद्र बोस को। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्होंने 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। किसको, सुभाष चंद्र बोस को। इसको ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 43 में, तो स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था गाइस, ये आपका मुद्दा लिखा है, जो स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था गाइस, क्या था इसका प्रमुख मुद्दा। इसका जो प्रमुख मुद्दा था आपका काउंसिल प्रवेश, क्या आपका इसका जो प्रमुख ये था काउंसिल प्रवेश। इसमें क्या होता है, जो क्या होते हैं मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या करा था 1923 में, ध्यान रखना 1923 में चुनाव के माध्यम से क्या हो रहा, विद्यमान में क्या होता है विधानमंडल में क्या होते हैं मोतीलाल नेहरू, क्या होता है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या होता है 1923 में चुनाव के माध्यम से क्या करा था, विधानमंडल में पहुंचे। और इस योजना को क्या करा था उन्होंने 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन में क्या कहते हैं कि बहुमत के साथ क्या करते हैं अस्वीकार कर दिया गया था। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या करा था कि मार्च 1923 में क्या करा था, इन्होंने इलाहाबाद के स्वराज दल की स्थापना की थी। ध्यान रखना। और कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता कहे जाते हैं, कांग्रेस है इनकी अधिवेशन में अध्यक्षता CR दास ही थे। ये आपका इसमें आपका जो 47 के 43 क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसमें क्वेश्चन भी एक आता आपका कि जो क्या होता है
एक क्वेश्चन आता था कि जो क्वेश्चन आता आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के निम्न में से किसने भाग नहीं लिया था इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था। सबसे पहले आपका ऑप्शन ए में है डॉक्टर राम मनोहर, शॉर्टकट में लिखता हूँ आपका राम मनोहर लोहिया है आपका, और बी रहेंगे आपका जयप्रकाश नारायण, और सी रहेगा आपका मोरारजी देसाई, और डी रहेगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था, ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई ने इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अब बात करें मुस्लिम व्याख्या में, तो क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ होता है, 1942 में प्रारंभ होता है, जिसमें क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग नहीं लिया, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण हो गया आपका मोरारजी देसाई ने भाग लिया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने क्या करा था, करो और मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। डू और डेट का नारा दिया था। किसने, महात्मा गांधी। करो और मरो का नारा, डू और डे का नारा दिया था। किसने, महात्मा गांधी। थैंक यू गाइस, लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में आपको। थैंक यू।